नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था के मस्ट VVI यानी 35 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लिए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे अंक लाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। खासकर अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड के छात्र हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें। यहाँ भी देखें कि NCERT क्लास 10th सामाजिक विज्ञान इकोनॉमिक्स बुक्स नेम जो है हमारी अर्थव्यवस्था है और इकाई यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से हम 35 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो आपको आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप ध्यान से सभी प्रश्न को देखेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, कहता है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र का प्रश्न है, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इसमें आज पहला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात होती तो इसमें आ जाता, ये द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र इसको कहेंगे किसको? तो औद्योगिक का जितना भी उद्योग से संबंधित जो होता है उसको हम द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे। तृतीय में क्या है? ये तृतीय हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र इसको कहते हैं। याद रखेंगे, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या मेरा 2 है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ समझेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी कंपनी और सरकारी कंपनी मिलकर और देश के जो आपको इनकम यानी आय का स्रोत होता है, इनकम करते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का इनमें से जो देश है वह है भारत। इसका सही जवाब होगा भारत। अगला प्रश्न संख्या 3 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अब योजना आयोग जो है लागू होता था प्रत्येक 5 वर्ष पर, तो वह कब हुआ था, कब लागू हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, उसके बाद 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का लागू किया गया था। और योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, याद रखेंगे। लेकिन अभी तत्काल में योजना आयोग जो है हट गया है और योजना आयोग के जगह पे, योजना आयोग के जगह पे एक नया नीति चलाया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग लागू कर दिया गया, योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 4 है। प्रश्न संख्या 4 कहता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब हुआ कि जो देश का जो इनकम हुआ अधिक हो जाता है तो वह देश कैसा देश कहलाता है? तो ए में है अविकसित, बी में है विकसित, सी में है अर्धविकसित, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जिनका आय अधिक होता है जिस देश का, वह देश को हम डेवलप कंट्री बोलते हैं, यानी विकसित देश बोलते हैं। प्रश्न आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा पिछड़ा हुआ है यानी कमजोर है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं बैकवर्ड स्टेट। तो यह जो है बिहार है, याद रखेंगे। इसका सही जवाब होगा बिहार। चैप्टर संख्या 2 का फिर ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा। प्रश्न संख्या अगला मेरा 6 है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है?
तो इसमें है 22,553 रुपये, 25,494 रुपये, 6,610 रुपये, 54,850 रुपये। इसका सही जवाब है 25,494 रुपया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष जो है फाइनेंशियल जो ईयर होता है वो कब से शुरू होता है कब तक? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका सही जवाब आप सोचिए, इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यही है वित्तीय वर्ष, इसको कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो याद रखेंगे, मस्ट भी क्वेश्चन है। अगला मेरा प्रश्न संख्या 8 है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो यहाँ कहा राज्य की बात की है और प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है, तो इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा का जो है सबसे ज़्यादा इनकम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आप ये ध्यान में रखेंगे कि यह बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार बोर्ड से आप है तो आपके लिए यह बहुत ही बेनिफिट है। और बिहार बोर्ड में ऐसे भी 60% जो है ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही जो है रामबाण होगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा और यह जो है VTVC का है आंसर सभी। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि आगे आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो है बिहार बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बिहार से इसमें बहुत सारा प्रश्न ज़्यादा कर दिया गया है। तो इसका जो है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो पटना जो है बिहार की राजधानी है, इसलिए यहाँ के व्यक्ति का जो है सर्वाधिक आय होगा, तो इसका सही जवाब होगा पटना। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा कहता है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। यानी उत्पादन कोई भी चीज़ प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अब प्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे इनकम होता है। तो यह जो है गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीन। तो उपयुक्त जो है तीनों इसका जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 11 है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ए में है देसी बैंकर, बी में है महाजन, व्यापारी, डी में है सहकारी बैंक। ये सब सरकार से कुछ न कुछ रिलेटेड है, लेकिन महाजन जो होता है गांव घर में जो हम कर्ज लेते हैं उसी को हम गैर संस्थागत बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में नॉन इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं। इसका कोई संस्था नहीं होता है, न सरकार से एफिलिएशन। आप जाके रुपया ले लीजिए ब्याज पर कुछ दिनों के लिए, अच्छा साधन है। इसमें अपना कागज पत्र कुछ दिखलाना नहीं होता है, इसलिए ये अच्छा चीज़ है, लेकिन उच्च ब्याज दर देना पड़ता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या जो है मेरा अगला है 12। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इससे पहले था गैर संस्थागत, यह है संस्थागत का वित्त, यानी सरकार द्वारा जो इससे एफिलिएशन मिला हुआ है इनडायरेक्ट रूप से। और यह जो है आपको जो ये पैसा जो देती है इसको जो है सरकारी ब्याज वगैरह लगता है। तो यह जो होगा इसका सही जवाब होगा 4 ऑप्शन है, सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। तो इसका सही जवाब होगा व्यावसायिक बैंक। प्रश्न संख्या 13 कहता है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक क्या है? तो 4 ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत के केंद्रीय बैंक जो है केंद्र द्वारा जो है सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भी हम लिख सकते, शॉर्टकट में लिखते हैं RBI। इसको हम ये भी कह सकते हैं बैंकों का बैंक है। इसको हम फुल फॉर्म लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI शॉर्टकट में कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो याद रखेंगे, चाहे इसको हिंदी में अगर कहेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न संख्या मेरा 14 है।
राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 50, 75, 35, 25। तो इसका सही जवाब आप सोचिए कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा यह जो है 25। अगला मेरा प्रश्न संख्या 15 है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी दीर्घकालीन मतलब जो है लंबा समय के लिए जो लोन जो है हमको फाइनेंस करेगा, लॉन्ग टाइम इसको कहिए, जो है लॉन्ग टाइम दीर्घकालीन जो है लोन फाइनेंस करने के लिए जो प्रदान करने वाली संस्था कौन सी इसमें है? तो कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न संख्या मेरा 16 है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलौर। यहाँ बात की है वित्तीय राजधानी के, फाइनेंशियल कैपिटल की, तो यहाँ सही जवाब होगा मुंबई। अगला प्रश्न संख्या मेरा 17 है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को, 1918 ईस्वी को, 1914 ईस्वी का। इसका सही जवाब है 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या मेरा 18 है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? ए में है 190, बी में है 192, सी में है 199, डी में है 196। तो इसका सही जवाब होगा 196। यहाँ बात किया है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? तो 196। प्रश्न संख्या मेरा 19 है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में किया गया था और लगभग 14 बैंक को किया गया था उस समय। ठीक है, याद रखेंगे कब? तो 1969 ईस्वी को इस सब बैंक को नेशनलाइज किया गया था। अब तो बहुत सारा बैंक है, हो गया है। अब चैप्टर नंबर 5 का रोजगार एवं सेवाएं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या मेरा 20 है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यानी आर्थिक विकास जो होता है उसका तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है। कृषि क्षेत्र तो प्राथमिक है, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, अगला है सेवा क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। यानी सेवा क्षेत्र को हम तीसरा क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र जो औद्योगिक को बोलते हैं, और पहला जो होता है, पहला क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र है। याद रखेंगे, एग्जाम में कभी तीनों क्षेत्र में से पूछ लेता है। अगला प्रश्न संख्या 21 है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ए में है 6, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 8। इसका सही जवाब होगा 5। वह कौन कौन है? तो उसमें जो आ जाता है वो आ जाता है भोजन, ये मुख्य पूंजी के श्रेणी में आता है, वस्त्र, उसके बाद आवास यानी रहने के लिए घर, उसके बाद स्वास्थ्य, आपका सही नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, एवं शिक्षा। यही 5 चीज़ जो है मानव पूंजी के प्रमुख घटक के श्रेणी में आता है। यानी मानव का मुख्य पूंजी इतना चीज़, इसको भोजन सही होना चाहिए, वस्त्र रहना चाहिए, आवास रहना चाहिए, स्वास्थ्य रहना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। आगे प्रश्न संख्या मेरा है 22। कौन बीमारू राज्य नहीं है? यानी नहीं पूछ रहा है, तो बीमारू राज्य में कौन कौन आता है? तो बी से बीमारू, तो बी से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, आर से हो जाएगा राजस्थान, यू से हो जाएगा उड़ीसा। तो इसमें आप देखिए कि कौन छंट गया। तो जो है कर्नाटक के इसमें नहीं आया, इसलिए सही जवाब होगा कर्नाटक। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आइए गया, कर्नाटक नहीं आया। इसलिए कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। बीमारू का फुल फॉर्म भी बता दिया। प्रश्न संख्या मेरा 23 है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? यानी गैर सरकारी मतलब जो सरकार से एफिलिएशन नहीं है। तो सैन्य सेवा, ये सरकार से रिलेटेड, वित्त सेवा, ये सरकार से रिलेटेड, रेल सेवा, ये सरकार से रिलेटेड है। यह मॉल सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी पूछा, याद रखेंगे। प्रश्न समझेंगे तब जवाब देंगे, प्रश्न समझे नहीं जवाब देना शुरू कर देते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा, क्योंकि इससे भी ऊर्जा मिलता है, इससे भी ऊर्जा मिलेगा, और विद्युत से भी ऊर्जा मिलेगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 25। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो ए में है उदारीकरण, बी में है निजीकरण, सी में है वैश्वीकरण, डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ नई आर्थिक नीति के श्रेणी में रखा गया है सभी को, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी को रखा गया। याद रखेंगे एग्जाम में।
प्रश्न संख्या मेरा 26 है। 26 कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 1, 2, 5, 4। तो इसका सही जवाब होगा 5। वैश्वीकरण में 5 आता है। क्या? तो मुख्य अंग है उसका 5, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या मेरा 27 है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। इनमें से सही जवाब होगा, यानी इनमें से सभी होगा। क्योंकि जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? जो एक देश में नहीं, कई देश में इसका जो है कंपनी स्थापित रहता है, उसका मार्केट रहता है, खरीद बिक्री किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला है वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। सी में है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा। डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न संख्या 29 है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? इसका 4 ऑप्शन है। कोका कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। तो इसका सही जवाब होगा कोका कोला। अगला प्रश्न संख्या मेरा 30 है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। इसका सही जवाब जो होगा वह होगा 1986। यानी उपभोक्ता संरक्षण, यानी उपभोक्ता जो होता है कोई सामान खरीद बिक्री करता है, उसका संरक्षण का जो लिए अधिनियम बना था वह उसका घोषणा कब हुआ? 1986 में। प्रश्न संख्या 31 है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। आप भी इसका आंसर समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यह होगा 15 मार्च। अगला प्रश्न संख्या मेरा 32 है। 32 कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी देश में जो भी उपभोक्ता होगा उसको शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ऐसे इसको हाइफन इसलिए दिया जाता है कि लोग ट्रिकली याद कर लेगा कि 1800 है, 11 है और 4000, इसलिए ऐसा दिया था। इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न संख्या मेरा है 33। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्णाभूषण यानी सोना से जो आभूषण बना हुआ रहता है उसको पहचान करने के लिए, यानी शुद्धता को पहचान करने के लिए कौन सा चिन्ह रहता है? तो ए में है ISI मार्क, बी में है हॉल मार्क, सी में है एग मार्क, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हॉल मार्क। सोना को परिशुद्धता को पहचानने के लिए हॉल मार्क लगा हुआ रहता है। अगर वो देखते हैं तो उससे आपको सही और गलत पता लग जाएगा। प्रश्न संख्या मेरा 34 है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ? जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा बी, यानी राज्य आयोग में, क्योंकि मोटा रकम है। प्रश्न संख्या मेरा आगे है 35। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 4 ऑप्शन है। ए में है 50 रुपया, बी में है 70 रुपया, सी में है 10 रुपया और डी में है इनमें से कोई नहीं शुल्क, यानी इनमें से शुल्क नहीं। तो नहीं का मतलब होगा कि इसमें से कोई, इसका सही जवाब यही होगा। तो मेरा प्रश्न जो है अब समाप्त होता है, द एंड हो गया। तो आपको जो है अर्थव्यवस्था का यह ऑब्जेक्टिव कैसा लगा? क्योंकि यह जो है अर्थशास्त्र से जो प्रश्न पूछा है, हमारी अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न, कमेंट के माध्यम से मुझे बताए। और अच्छा वीडियो लगा है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आपके समक्ष आऊँगा और इस चैनल पर अपलोड करूँगा। इसलिए चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो सबको लाइक करे, देखे और औरों दोस्तों को मदद करे देखने के लिए। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।